तो दोस्तों आज के मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है और आज के दिन अगर आप देखें तो मार्केट में हमको काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 312 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी एंड परसेंटेज टर्म्स में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% की काफी जबरदस्त हमको तेजी देखने को मिली है। तो ये तेजी क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डेफिनेटली चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही में हम बात भी करेंगे दोस्तों आगे की डायरेक्शन कैसी रह सकती है स्टॉक मार्केट की। तो उसके रिगार्डिंग एक यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ और एक बैड न्यूज़ है यहाँ पर दोस्तों, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज ए शॉर्ट टर्म, एज ए ट्रेडर, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पर तेजी का कारण, तो उसके पीछे दोस्तों एक ही मेजर कारण यहाँ पर आज के दिन नजर आ रहा है, वो है डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500 में काफी शानदार हमको तेजी देखने को मिली। कल के दिन की अगर बात करें तो यूएस इंडेक्सेस जो थे एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहे थे, लेकिन लेट आवर्स में एक शानदार तेजी हमको देखने को मिली। उसके पीछे का दोस्तों एक लौता कारण यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है FOMC की मीटिंग। तो FOMC की मीटिंग ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कि हमने कल भी बात करी थी, कल थी 15th, आज है 16th। तो FOMC की मीटिंग 2 दिन चलती है। तो आज यहाँ पर फाइनल आउटकम आ जाएगा इस मीटिंग का, कितना बेसिस पॉइंट्स का हाइक यहाँ पर किया जाता है, क्या यहाँ पर फोरकास्ट रहेगी, क्या यहाँ पर स्टांस रहता है, जेरोम पॉल की तरफ से क्या हॉकिश स्टांस आता है या डोविश स्टांस आता है, उस पर मार्केट की मूवमेंट काफी डिपेंड करेगी। आगे की जो रेट हाइक्स है, हालांकि अभी तो एक्सपेक्टेड यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक रहेगी एंड जो 7 रेट हाइक्स यहाँ पर होने वाली है, जैसे कि अभी मार्च में पहली हो गई, उसके बाद मई में होगी, उसके बाद जून और जून जुलाई में होगी, उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के आसपास ये 7 रेट हाइक्स होने वाली है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी फेरबदल होता हुआ नजर आए तो अगेन यहाँ पर मूवमेंट उस हिसाब से हमको रहती हुई देखने को मिल सकती है। तो अनुमान यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक होगी और ये सारी चीजें प्राइस्ड इन है ऑलरेडी दोस्तों, इंडेक्सेस में जो मार्केट्स है उनमें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, इसीलिए हमको एक काइंड ऑफ रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। और अगर ये इतना ही रहता है रेट हाइक, तो हमको मार्केट में और भी ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि रैली देखने को मिल सकती है। ज्यादा भी नहीं तो काइंड ऑफ दोस्तों एक थोड़ी छोटी रैली तो देखने को मिल ही सकती है। साथ ही साथ आप देखिए दोस्तों, यूएस डॉलर यहाँ पर पीक पे जा पहुंचा है और बॉन्ड यील्ड के आप देखिए यहाँ पर हाइक हमको लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगी तो डेफिनेटली उस यूएस डॉलर में भी अप्रिशिएशन होता हुआ नजर आएगा और जो इंटरेस्ट रेट वाले प्रोडक्ट हैं, जो बॉन्ड यील्ड हैं, उनमें हमको एक बढ़ोतरी नजर आएगी। तो यूएस डॉलर मजबूत होगा तो उसकी वजह से भी एक आप कह सकते हैं कि मतलब दोस्तों कभी भी देखिए हमको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रेट अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना वहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होता है। और यूएस अभी हाईएस्ट एवर, मतलब पिछले कई सालों के हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, तो यहाँ पर रेट हाइक तो होनी ही होनी है और इसकी वजह से इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नजर आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा तो ओवरऑल एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो हिस्ट्री ये भी बताती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिस्ट्री सजेस्ट करती है हर रेट हाइक के बाद, फेड की रेट हाइक के बाद मार्केट्स में हमको रैली देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट हाफ होगा इस ईयर का, उसमें हमको मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले काइंड ऑफ एक हमको मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिल सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। तो आज यहाँ पर फाइनल आउटकम आने वाला है, तो आउटकम दोस्तों आपके साथ में डिस्कस डेफिनेटली करूंगा। तो लेट्स सी क्या रहता है आउटकम, क्या यहाँ पर स्टांस रहता है। तो ये हो गई दोस्तों रीजन की बात करें तो मार्केट में तेजी का। एंड अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों एक बार FIS का डेटा हम देख लेते हो, तो आज कल के दिन FIS ने अगेन यहां पर देखिए आप सेलिंग करती हुई नजर आई है। यह हमने बात करी थी, हमने पास्ट में देखा था कि FIS यहां पर एक दिन नहीं बेचते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि FIS की यहां पर बाइंग होती हुई नजर आएगी। तो अगेन मार्केट में सेलिंग होती हुई नजर आई है। अब यहां पर मैं FIS का डेटा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि FIS का नेट सेलिंग हमको देखने को मिल रही है लगातार। 2022 की मैं बात करूं सिर्फ, तो दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग यहां पर हो चुकी है, जो कि हाईएस्ट एवर है। अभी तो एक क्वार्टर भी यहाँ पर पूरा नहीं गुजरा है, तो उसकी वजह से मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये प्रेशर ऐसा ही रहेगा? तो यहाँ पर दोस्तों एक गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा, वो है ये एक आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की तरफ से, लेटेस्ट आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट, ग्लोबल इक्विटीज में सी 230 बिलियन इनफ्लो बाय द एंड ऑफ मार्च, प्रोजेक्ट्स JP मॉर्गन। तो JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि ग्लोबल इक्विटीज जो है वो
उसकी तरफ से हमको $230 बिलियन का इन्फ्लो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है बाय द एंड ऑफ मार्च। तो अगर इतना इन्फ्लो आता है तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। और इन्फ्लो कहाँ से आएगा? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हम इन्फ्लो की बात करें तो यहाँ पर बैलेंसिंग होती हुई हमको नजर आएगी, मतलब जो एफपीआईज हैं उनकी तरफ से रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए कौन कौन से फंड्स यहाँ पर आ सकते हैं। यूएस बैलेंस म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल 60-40 फंड्स विच हैव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM ऑफ $4 ट्रिलियन टू शिफ्ट क्लोज टू 24 बिलियन टूवर्ड्स इक्विटीज एंड देयर फंड्स। तो ये आ सकता है। जो यूएस डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान है जिसका करीब $7 ट्रिलियन का AUM है, उसमें इक्विटीज में ये आ सकता है वर्थ 124 बिलियन बाय द एंड ऑफ मार्च। तो इतना यहाँ पर बाय एंड ऑफ मार्च आ सकता है। इक्विटी एलोकेशन जो मैंडेट इक्विटी एलोकेशन है वो यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा है, तो ये जो रीबैलेंसिंग है कहीं ना कहीं होती है, हर क्वार्टर में होती है आई थिंक, या हर बाय एनुअली होती है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये रीबैलेंसिंग होती है। तो यहाँ पर बाय एंड ऑफ मार्च ये रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आएगी और हमको अच्छा खासा फंड इनफ्लो इक्विटी में आता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है कि रशियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो है जिस प्रकार की भी हमको सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो जो MSCI जो इंडेक्स है, जो FTSE इंडेक्स है, उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि रशियन स्टॉक्स को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो रशियन जो इंडेक्सेस हैं उसमें से अगर जो ये इमर्जिंग इंडेक्सेस है उसमें से अगर रशियन स्टॉक्स का रिमूवल होता है तो ये जो जितना भी फंड इनफ्लो होगा, जैसे कि वहाँ पर जो जा रहा है अभी रशिया के मार्केट्स में जो जा रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा इंडिया में। तो $600 मिलियन का इन्फ्लो हमको इंडिया में आता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जो हैवी वेट्स हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ETFs के थ्रू दोस्तों यहाँ पर निवेश होगा। और ETFs बेसिकली निफ्टी 50 में जो लार्ज कैप कंपनीज है उनमें हमको निवेश होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS जैसे बड़े हैवी वेट्स में हमको ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से ये स्टॉक्स में हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमको इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि आपके एक पोर्टफोलियो में बड़े जो फंड्स हैं, एक स्टेबल फंड जो है, एक लार्ज कैप ब्लू चिप फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा इन्फ्लो आता है ग्लोबली बाहरी निवेशकों के द्वारा, जो अंग्रेज हैं, जो यहाँ पर फिरंगी निवेशक हैं, उनकी तरफ से, तो आपको इनमें ज़्यादा इन्फ्लोज आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली जो FPIs हैं वो ETF के थ्रू निवेश करते हैं। जैसे कि मैं MSCI की बात करूँ तो ये एक इमर्जिंग इंडेक्स है, और ये बेसिकली जो FPIs हैं, जो ETFs है वहाँ के, वो एक पूरा ETF के थ्रू निवेश करते हैं, जो इंडेक्सेस में निवेश करते हैं बेसिकली। तो ये पूरा फंड इंडिया में डाइवर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बात करें तो FTSE भी दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है कि they are going to remove the stocks from the Russia from these two indices may lead to billions of dollars of outflow from the country। तो रशिया का जो आउटफ्लो होगा बेसिकली अदर इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा। एंड अगर रशियन जो इंडेक्सेस हैं अगर उसका रिमूवल होता है तो ये जो बड़ा एक पोर्शन है वो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, जो कि MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हैं। उसमें अगर हम बात करें तो चाइना आता है, ठीक है, देखिए चाइना है, ताइवान है, जो कि टॉप 2 हैं। उसके बाद इंडिया का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि और भी है, ब्राज़ील है, टर्की है, ठीक है, रशिया है। रशिया तो खैर यहाँ से बाहर हो ही रहा है MSCI और FTSE दोनों में से। एंड इंडोनेशिया है, टर्की है, ब्राज़ील है। लेकिन इसका जो रशिया का वेटेज है वो 2.66% का, तो ये यहाँ से निकल के आएगा इंडिया में या फिर ताइवान में। चाइना की सिचुएशन अभी ख़राब है, चाइना में कोविड है, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इंडिया का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक एज मिलता हुआ नजर आ सकता है इंडिया को। तो ये भी सारा जो है इन्फ्लो इंडिया में आता हुआ नजर आएगा। और देखिए दोस्तों, देर एंड सूनर और लेटर, कभी ना कभी, जैसे मैं आपको एक पास्ट डेटा भी दिखा चुका हूं, अगर किसी साल नेट सेलिंग होती है FIIs FPIs की, तो अगले साल बहुत बड़ा फंड उसी इमर्जिंग मार्केट्स में आता हुआ देखने को मिलता है। FIIs और FPIs के थ्रू जो है नेट बायर्स बन के वो जो है इमर्ज होते हैं अगले साल। तो ये डेटा मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, हो सका तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, पूरा मैंने वहाँ पर हिस्ट्री आपके साथ शेयर करी है FIIs और FPIs की बाइंग सेलिंग की। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि सूनर और लेटर FIIs FPIs को आना ही पड़ेगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का दोस्तों जो डेमोग्राफिक्स है, जो इंडिया का एक दबदबा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे MSCI इमर्जिंग मार्केट्स की मैं बात करूँ या FTSE इमर्जिंग मार्केट्स की हम बात करूँ, तो ये इंडेक्सेस डेफिनेटली इंडिया में अपना वेटेज बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। चाइना की बात करें तो चाइना में ऑलरेडी सप्लाई चेन का इशूज़ है। ताइवान एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है, ताइवान में भी आ सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडोनेशिया है, रशिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, पोलैंड है, टर्की में आप देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चली रही है। तो इंडिया का यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा
जो है इंडिया में बहुत बड़ा इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे जो है पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी जस्ट शेयर किए कि चाइना में इशू है, रशिया में इशू है, टर्की में इशू है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया ही एक ऐसी डेमोग्राफी बसती है जो कि यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है और एक सप्लाई चेन ऑल्टरनेट नज़र आता है, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑल्टरनेट यहाँ पर इंडिया नज़र आता है। तो सूनर और लेटर ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी, FIIs यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आएंगे और जब FIIs बाइंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिलेगी। तो ये होगी दोस्तों गुड न्यूज़ कि यहाँ पर इनफ्लो है बहुत बड़ा जो इंडिया में आ सकता है। अब बैड न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बेयर मार्केट अहेड की यहाँ पर बात हो रही है। ये एक लेटेस्ट जो है आप देख सकते हैं आर्टिकल है जिसमें बेयर मार्केट की बात की है, तो ग्लोबल फंड मैनेजर जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% फॉल दिस ईयर, रेज कैश लेवल टू हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2020। तो यहाँ पर ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक सर्वे किया गया, उसमें बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, ये सर्वे में आया है कि 20% फॉल हो सकता है इस साल, तो एक बहुत बड़ा फॉल है 20%। तो यहाँ पर दोस्तों बेयर मार्केट आ सकता है एज पर दी ग्लोबल फंड मैनेजर्स। लेकिन जैसे हमने बात करी दोस्तों ये एक सर्वे है, लेट्स सी यहाँ पर किस प्रकार की ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे इश्यूज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर मैं इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट रिस्क अहेड क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक यहाँ पर बिगेस्ट टेल रिस्क रह सकता है। इन्फ्लेशन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात की गई है। हॉकिश अगर स्टांस रहा फेड का, सेंट्रल बैंक का, तो भी एक यहाँ पर रिस्क रह सकता है। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट मोर देन 4 इंटरेस्ट रेट, तो हमने यहाँ पर 7 की बात करी है। तो लेट्स सी यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सर्वे है मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है मार्केट में गिरावट आ जाए, मेरे ख्याल से दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है 20% तो यहाँ पर गिरावट नहीं आएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना है। तो ये एक काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है जो सर्वे है ग्लोबल फंड मैनेजर्स की तरफ से। अब हमको क्या करना है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो अगेन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसको हमको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट्स में बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इमर्जिंग मार्केट है। जो इंडिया की स्ट्रेंथ है ग्लोबल लेवल पे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो हमको इंडिया की इकोनॉमी पे निवेश करना है और यहाँ पर सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में निवेश करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 3 बार मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोस्तों अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और हिस्ट्री ये रिपीट भी करती है कि जब जब मार्केट में प्रेशर आया है थोड़े टाइम बाद, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद मार्केट में हमको रिबाउंड होता हुआ देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मार्केट में हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहे, हो सकता है थोड़ी करेक्शन आ जाए, तो हमको धीरे धीरे यहाँ पर निवेश करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है एंड यहाँ पर मार्केट वो डेफिनेटली गो अपवर्ड्स। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट अपवर्ड ही जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो अपनी दोस्तों पूरी यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस के साथ रीड कीजिए कंपनी को। शॉर्ट टर्म की पोजीशन यहाँ पर अभी लेना थोड़ा सा वॉलेटाइल, मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले रहे हैं तो उसमें आपको कन्विक्शन रखनी पड़ेगी, अपने स्टॉप लॉसेस को वहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार की अभी मार्केट कंडीशन है, ग्लोबल सिनेरियोज हैं, मैक्रो फैक्टर्स हैं, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट मुझे लगता है वॉलेटाइल रहेगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ से तेजी एकदम हमको देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ मतलब कि जो नेक्स्ट हाफ है इस ईयर का, उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आएगी। एक बार मार्केट जब तक 17,500 का मार्क क्रॉस नहीं करता उससे पहले यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई बड़ी तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। तो यह है दोस्तों पूरी अपडेट। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए तो अच्छी खबर है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में निवेश कीजिए जिनके पास एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल हो, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी हो, गजब का बैलेंस शीट हो, गजब का मैनेजमेंट हो, प्राइसिंग पावर हो। तो ऐसे स्टॉक्स मैं आपको डेफिनेटली बताते रहता हूं। कल का वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने 9 फादर स्टॉक्स के बारे में बात करी है, तो वो अच्छे करेक्शन पे हैं, उन पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन अपडेटेड एंड रिसर्च बेस्ड कॉन्टेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।